हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉमन रूट के बारे में और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। कॉमन रूट भी और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ये जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक चैप्टर में यूज हो, इसका यूज जो है वो अदर कैलकुलस जब पढ़ोगे 12th में, इसमें भी काफी यूज आता है, कभी इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री में आता है, तो बहुत यूजफुल चीज है। अब क्या है वो समझते चले। तो सबसे पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, कॉमन रूट। कॉमन रूट। अब कॉमन रूट में अपन दो चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या? सबसे पहले, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं तो उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक कॉमन रूट हो, है ना। दूसरी कंडीशन अपने पास आएगी कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट कॉमन हो। दोनों केसेस के लिए क्या क्या मैथमेटिकल कंडीशन आएगी ये अपन को देखना है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं वन कॉमन रूट। वन कॉमन रूट मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं और उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक रूट जो है वो कॉमन है। अब जैसे अपन ने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करी, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। ठीक है कि नहीं है? अब इसको देखो, ऐसे समझो, एक रूट कॉमन होने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट अगर निकालोगे तो वो आएंगे 2 और 3, है ना। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने ली x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आएंगे 1 और 2। तो इन दोनों इक्वेशन का ये जो रूट है कौन सा, x इक्वल टू 2, ये कॉमन है। इसको अपन बोलते हैं वन कॉमन रूट। क्लियर है ये चीज? तो अपन को निकालना है कि यदि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन होगा तो उसके लिए क्या मैथमेटिकल कंडीशन होगी। क्लियर है ये चीज? तो देखो, अपन मान लेते हैं लेट अल्फा जो है x इक्वल टू अल्फा बी अ कॉमन रूट। तो लेट x इक्वल टू अल्फा बी अ कॉमन रूट। ये अपन ने मान लिया कि x इक्वल टू अल्फा जो है वो क्या है, इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है। मतलब इस इक्वेशन का भी रूट है और इस इक्वेशन का भी रूट है, तो कॉमन हो गया वो, इसलिए उसको बोल रहे हैं कॉमन रूट। अब जब x इक्वल टू अल्फा अपने पास कॉमन रूट है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अपन दोनों इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 बराबर 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 बराबर 0। अपन ने दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस रूट को सेटिस्फाई करा दिया। अब हमें क्या करना है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 मतलब जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें एक रिलेशन निकालनी है, और साथ ही साथ अपन को ये जो अल्फा कॉमन रूट है इसकी वैल्यू भी निकालनी है। ठीक, अब इसमें अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अपने 10th में पढ़ा होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक इक्वेशन ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दे रखी है। अब बोलते हैं x और y की वैल्यू निकालो। तो 10th में आपने इसके मेथड पढ़े होंगे, क्या क्या, एक एलिमिनेशन मेथड, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें अपन क्या लगाने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कैसे लगाते थे, x होल डिवाइडेड बाय, तो x की टर्म को छुपा लो, b1 c2 माइनस का b2 c1, b1 c2 माइनस का b2 c1, इसी तरीके से करते थे। दिस इज इक्वल टू माइनस y अपॉन, अब y की टर्म छुपा लो, तो a1 c2 माइनस का a2 c1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब कांस्टेंट का निकालना है, कांस्टेंट के नीचे क्या आएगा, तो ऊपर हमेशा 1 ही लिखते थे, तो 1 अपॉन, इसको कांस्टेंट को छुपा लो, तो a1 b2 माइनस का a2 b1, इसी तरीके से निकाली जाती थी। तो अब यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपन यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर अपने पास x की जगह क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर, और y की जगह क्या लिखा हुआ है अपने पास, अल्फा। ठीक है ना। तो अब लगाते हैं अपन इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो क्या आएगा,
अल्फा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, इसके नीचे क्या आएगा तो इसको छुपा लिया, B1C2 माइनस का B2C1, दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन, अब कुछ लोग यहाँ पे माइनस ना लेके प्लस लेते हैं, मैं यहाँ पर अगर माइनस लूंगा तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको छुपाऊंगा, A1 का पहले करूंगा C2 से, तो ये आएगा अपने पास A1C2 माइनस, फिर करूंगा A2 का C1 से तो A2C1, पहले मैं राइट से लेफ्ट आया, देन फिर सॉरी लेफ्ट से राइट आया, फिर राइट लेफ्ट से ऊपर की तरफ गया। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर आप यहाँ पे प्लस लेके चलते हो तो आपको A1C2 नहीं करोगे, फिर क्या करोगे C1A2 माइनस का A1C2, है ना, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो बात वही है कि माइनस यहाँ से कॉमन लो तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब कांस्टेंट के नीचे क्या आएगा A1B2 माइनस का A2B1, ठीक, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट में भी रिलेशन निकालना है और जो कॉमन रूट है अल्फा वो भी निकालना है। तो अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को इक्वल लेके चलते हैं, इन दोनों को इक्वल लोगे तो अल्फा की वैल्यू देखो क्या आएगी, इन दोनों को अपन ने इक्वल लिया, इस एक्सप्रेशन को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में अगर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों टर्म जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अगर माइनस हटा दोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब इसको वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी अपने पास, A2C1 प्लस वाली टर्म पहले लिख दी, माइनस का A1C2 होल डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस का A2B1। क्लियर है ये चीज। तो ये देख रहे हो कि अपने पास अल्फा की वैल्यू आ गई और अल्फा ही क्या था अपने पास, कॉमन रूट था, तो अपन इस कंडीशन से कॉमन रूट निकाल सकते हैं। दूसरा वो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल लेके चलते हैं। अब जब इन दोनों को इक्वल लेके चलोगे तो देख रहे हो कि एक अल्फा से एक अल्फा तो अपने पास कैंसिल हो जाएगा, एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, अल्फा अपॉन B1C2 माइनस B2C1, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन माइनस A1C2 प्लस का A2C1। इसको जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा की वैल्यू अब क्या आएगी, B1C2 माइनस का B2C1 होल डिवाइडेड बाय A2C1 माइनस का A1C2। क्लियर है ये चीज। तो देखो ये अल्फा की वैल्यू कब आई थी, जब अपन ने इन दोनों को इक्वल लिया, ये वाली अल्फा की वैल्यू कब आई है, जब अपन ने इन दोनों को इक्वल लिया। क्लियर है ये चीज। अब देखो जब दोनों ही वैल्यू अल्फा की इक्वल है तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, तो अपने पास क्या मैथमेटिकल कंडीशन आ जाएगी, A2C1 माइनस का A1C2 होल डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस का A2B1, दिस इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 होल अपॉन A2C1 माइनस का A1C2। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास कोफिशिएंट में एक रिलेशन निकल कर आ गई। इसको अपन को याद बिल्कुल भी नहीं रखना है, ऐसा नहीं है कि इसको अपन को याद करना है, ठीक, जो अपन ने मेथड पढ़ा है बस ये अपन को पता होना चाहिए। इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं अभी। ये बात आपको समझ में आई। मेथड क्या था कि अपन ने मान लिया अल्फा जो है इसका कॉमन रूट होगा, तो अल्फा अपन ने इसमें सेटिस्फाई करा दिया, और सेटिस्फाई कराने के बाद इस टाइप की दो इक्वेशन बनेंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया, फिर अपन ने एक बार इन दोनों को इक्वल रखा और एक बार इन दोनों को इक्वल रखा, दोनों से जो अल्फा की वैल्यू आएगी उनको अपन ने इक्वेट कर दिया। क्लियर है ये चीज। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, वो अपन क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एक तो ये तरीका है, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो कंडीशन है वो किसकी कंडीशन है, वन कॉमन रूट की। अब अपन पढ़ते हैं कंडीशन फॉर टू कॉमन रूट, कंडीशन फॉर टू कॉमन रूट्स। क्लियर है ये चीज। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट जरूर करते जाएं। अब दूसरी अपने पास जो कंडीशन है वो क्या है, बोथ कॉमन रूट भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो ही रूट्स होंगे, तो बोथ कॉमन रूट्स।
दोनों ही रूट्स क्या हो जाए अपने पास कॉमन हो जाए, ठीक है ना। अब क्या मतलब हुआ, देखो जैसे अपने पास एक इक्वेशन लिखी है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, क्लियर है ये चीज। अब इस इक्वेशन के रूट्स अगर अपने पास अल्फा और बीटा है, ठीक है ना, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है a2x² प्लस का b2x प्लस का c2 बराबर 0, इसके भी भाई क्या रूट्स मान लिया अपन ने, अल्फा और बीटा, ठीक है ना, इसके भी रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों इक्वेशन जो हैं उनके रूट्स क्या हैं, सेम है, जो इसके रूट्स हैं वही इसके रूट्स हैं। तो अपन इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। अब इसमें अपन को निकालना है कि मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी, ठीक, a1 b1 c1 a2 b2 c2 में। अब देखो पहली जो इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन के हिसाब से अपन क्या बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस का b1 अपॉन a1, ये अपन ने पढ़ रखा है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा जब अपन निकालेंगे तो ये अपने पास किसके इक्वल आएगा, c1 अपॉन a1 के इक्वल, ठीक। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन के हिसाब से देखें, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड इक्वेशन के हिसाब से अगर देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन के हिसाब से तो माइनस b2 अपॉन a2, माइनस का b2 अपॉन a2, और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा अपने पास, c2 अपॉन a2, क्लियर है ये चीज, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a होता है, तो ये अपने पास आ गया अल्फा इंटू बीटा। इसको बोला इक्वेशन थर्ड, इसको बोला इक्वेशन फोर्थ। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यहां भी है, अल्फा प्लस बीटा यहां भी है, ये जो है वो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है और ये भी अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई जब दोनों ही अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, पहली इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के हिसाब से माइनस b1 अपॉन a1 जो है, माइनस का b1 अपॉन a1, ये किसके इक्वल होगा अपने पास, माइनस b2 अपॉन a2 के इक्वल। माइनस से माइनस कैंसिल, b2 को b1 के नीचे ले आओ और a1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा अपने पास, b1 अपॉन b2 दिस इज इक्वल टू a1 अपॉन a2, क्लियर है ये चीज। ये अपने पास एक रिलेशन निकल कर आ गई, है ना। अब सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को देखो, तो सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन के हिसाब से c1 अपॉन a1 अल्फा बीटा के इक्वल है, ये भी अल्फा बीटा के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, c1 अपॉन a1 एंड c2 अपॉन a2। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ इक्वेशन के हिसाब से c1 अपॉन a1 जो है ये किसके इक्वल होगा, c2 अपॉन a2 के इक्वल। अब c को c के साथ रखते हैं, मतलब c2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा अपने पास c1 अपॉन c2 दिस इज इक्वल टू a1 अपॉन a2, क्लियर है ये चीज। अब आप देख रहे हो कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल भी है और a1 अपॉन a2 जो है वो c1 अपॉन c2 के इक्वल भी है। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या कंडीशन आ गई कि a1 अपॉन a2 दिस इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 दिस इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है ना। इस वाले के लिए अपन को ये मैथमेटिकल कंडीशन याद रखनी है। एक कॉमन रूट के लिए वो अपन को एक्सप्रेशन याद नहीं करना था, लेकिन दो कॉमन रूट के लिए अपन को कंडीशन याद रखनी है। अब देखो क्या कंडीशन आई है कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट कॉमन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि दोनों ही रूट कॉमन है तो इसका मतलब इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या होंगे अपने पास सेम प्रपोर्शन में होंगे। मतलब a1 अपॉन a2 दिस इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 दिस इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्लियर है ये चीज। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस कंडीशन को आपको याद भी रखना है, ठीक है ना।
तो ये अपने पास 1 कॉमन रूट की कंडीशन हो गई और 2 कॉमन रूट की। ठीक, इसको भी आप वीडियो पॉज करके नोट करें। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जब दोनों ही इक्वेशन के रूट सेम हैं तो कोफिशिएंट प्रोपोर्शन में क्यों होंगे? कोफिशिएंट इक्वल भी तो हो सकते हैं। जब रूट अगर सेम है तो इक्वेशन भी सेम होगी। तो देखो, जैसे मान लो एक अपन ने इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, इस इक्वेशन के रूट अगर निकालोगे तो क्या आएंगे अपने पास 1 एंड 2। ठीक, अब इसमें अपन क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक, अब अपन ने किया कुछ नहीं है, इस इक्वेशन में सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने से कोई रूट थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसके भी रूट क्या निकल के आएंगे, 1 और 2। मतलब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, सेम है। दोनों रूट जो है वो कैसे हैं, सेम है। तो अब अपन ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होंगे। मतलब 1 इक्वल टू 3, -3 इक्वल टू -9, 2 इक्वल टू 6, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। ये बोल सकते हैं कि जो कोफिशिएंट है वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब 1/3 a1/a2 दिस इज इक्वल टू -3 अपॉन -9 दिस इज इक्वल टू 2/6। ठीक है ना, ये तीनों जो होंगे वो इक्वल होंगे। लेकिन अपन बोले कोफिशिएंट इक्वल होंगे, ये नहीं, कोफिशिएंट जो होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। क्लियर है ये चीज? तो चलिए अब अपन देखते हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मैं बोलता जा रहा हूं, आप साथ साथ इसको नोट करिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द इक्वेशन, मैं जो काम की जानकारी है वही सिर्फ बोर्ड पे लिखूंगा। सो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए दिस इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a बराबर 0 may have a common root. Find the value of a so that the equation this and this may have a common root. अपन को a की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट होगा। क्लियर है ये चीज? अब देखो, इनका एक कॉमन रूट है तो अपन क्या करेंगे, वही मान लेंगे, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। ये अपन ने मान लिया कि अल्फा जो है वो इसका कॉमन रूट है। ठीक, अब अल्फा अगर कॉमन रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आएगा अपने पास, अल्फा स्क्वायर माइनस का 11 अल्फा प्लस ए दिस इज इक्वल टू 0। और दूसरे में भी सेटिस्फाई कराओ तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 14 अल्फा प्लस का 2a दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज? अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, वहां से दो दो को इक्वल रखकर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और उनको इक्वेट कर देंगे। अब इसका एक दूसरा तरीका और है, क्या है वो देखो। अपन क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन से क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो अपन देखो यहाँ पे दोनों जगह अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है। अगर सेम नहीं होता, मान लो यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 5 होता, तो इस इक्वेशन को अपन 5 से मल्टीप्लाई करते, इस इक्वेशन को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते और उसके बाद कैंसिल कर देते। लेकिन यहाँ पर अपने पास क्या अच्छा है कि दोनों इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो सीधे अपन एक इक्वेशन में से दूसरे को माइनस कर देते हैं। तो देखो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा अपने पास, -11 अल्फा प्लस 14 अल्फा, तो ये बचेगा अपने पास 3 अल्फा प्लस ए माइनस का 2a, तो माइनस का a दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास सीधे अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई, क्या, a/3। मतलब जो अपने पास कॉमन रूट है वो क्या है, a/3। ये मेथड ज्यादा इजी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने से ये मेथड ज्यादा इजी है। तो अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आ गई, a/3। अब देखो अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का रूट भी था और इस इक्वेशन का रूट भी था। तो अब अल्फा जब दोनों इक्वेशन का रूट है तो ये अपन किसी भी इक्वेशन में सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो चलो इसको अपन पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देते हैं। मतलब ये इक्वेशन बोल दो या ये वाली इक्वेशन बोल दो। तो सेटिस्फाई अ पुट इन इक्वेशन
पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको अगर अपन नाम दे देते हैं पहली इक्वेशन, तो अपन पहली इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखो क्या आएगा अपने पास, अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की जगह क्या रखना है, a/3। तो a/3 का स्क्वायर मतलब a²/9 माइनस 11a अपॉन कितना 3 और प्लस का a, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास कितना आ गया, a²/9 माइनस 11a/3 प्लस का 3a, तो ये बचेगा माइनस का 8a/3, दिस इज इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो a² माइनस का 24a होल अपॉन 9, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। अब 9 को तो वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, a² माइनस का 24a, दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से a अपन ने कॉमन लिया तो क्या आ गया, a माइनस 24, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो a की वैल्यू एक तो क्या आ गई 0, और एक a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 24, है ना। a की वैल्यू 0 रखेंगे तब भी दोनों का एक रूट कॉमन होगा, और a की वैल्यू जब 24 रखोगे तब भी दोनों का एक रूट कॉमन होगा। अपन है ना इसको चेक भी कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में चेक करके बता रहे हैं, आगे अपन चेक नहीं करेंगे। देखो अगर a की वैल्यू 0 रखोगे तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, है ना। ये कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो अपन चेक कर रहे हैं। ये अपने पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आंसर आ गया। अब जैसे मान लो a की वैल्यू 0 अपन ने पहली इक्वेशन में रखी, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस का 11x इक्वल टू 0। इस यहां से रूट्स क्या निकल के आएंगे, एक आएगा x इक्वल टू 0 और एक आएगा x इक्वल टू 11, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस का 14x इक्वल टू 0, यहां से एक रूट आएगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 14। तो आपको दिख रहा होगा कि x इक्वल टू 0 जो है वो क्या हो गया अपने पास, कॉमन रूट हो गया, ठीक है ना, एक रूट कॉमन आ गया। सिमिलरली जब अपन x की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 24, तो देखो x की वैल्यू जब 24 लेके चलोगे तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस 11x प्लस 24 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके जब रूट निकालोगे तो देखो 11 के फैक्टर क्या हो रहे हैं 8 और 3, क्योंकि 8 3 24, तो यहां से अपने पास रूट आएंगे x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 8, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन में रखो तो x² माइनस का 14x, a की जगह क्या रखना है 24, तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से अपन निकालते हैं, तो यहां से अपने पास रूट क्या बन सकते हैं 6 एंड 8, 6 एंड 8, क्योंकि 6 8 जा कितना होगा 40 है। तो यहां से अपने पास रूट निकल के आएंगे x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 8। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि x इक्वल टू 8 जो है वो क्या आ चुका है, कॉमन रूट आ गया है। क्लियर है ये चीज, इस क्वेश्चन को भी आप नोट करें। चलिए सेम टाइप का अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन नोट करिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशंस 2x² प्लस x प्लस k, दिस इज इक्वल टू 0 एंड x² प्लस x अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 हैव द कॉमन रूट। अपन को k की वैल्यू निकालनी है जब इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट हो, ठीक है ना। अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर वो पूछता कि कॉमन रूट क्या क्या आ रहे हैं, तो अपन देखो यहां से भी निकाल सकते थे, वैसे तो अपन ने निकाल के देखा था। अपने पास अल्फा की वैल्यू क्या आई थी a/3, ठीक है ना, यही था कॉमन रूट। अब a की अपने पास दो वैल्यू निकल के आई थी, क्या क्या 0 और 24। जब 0 रखोगे तो अल्फा इक्वल टू 0, और जब 24 रखोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, और ये आ भी नहीं थी अपने पास, है ना, अपने चेक किया था। अब यहां पर भी
अपन को निकालना है k की वैल्यू जब दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो। तो इसमें पहले क्या करते हैं, अपन 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया अपने पास 2x² प्लस का x माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये अपनी पहली इक्वेशन है, ये अपनी दूसरी इक्वेशन है। क्लियर? चलो पहली इक्वेशन को भी इसके नीचे ही लिख लेते हैं, 2x² प्लस का x प्लस का k, दिस इज इक्वल टू 0। अब अपन क्या करते थे, अल्फा इसका कॉमन रूट है, तो अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। पहले अपन मान लेते थे अल्फा जो है वो उसका कॉमन रूट है, तो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देते थे। तो क्या आएगा अपने पास, 2α² प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से 2α² प्लस अल्फा प्लस k बराबर 0। ठीक है ना। अब देखो कंपटीशन के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है कि यही दो इक्वेशन बनेंगी, बस x की जगह क्या लिखा होगा, अल्फा लिखा होगा। तो कंपटीशन में ये सब इक्वेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहीं से अपन कैंसिल कर देते। तो अब क्या करते हैं, एक में से दूसरे को माइनस कर लेते हैं। तो देखो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो सीधे क्या निकल कर आ गया अपने पास, -2 माइनस k, दिस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू -2। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे तो बहुत आसानी से निकल के आ गया, ज्यादा कुछ कैलकुलेटिव पार्ट नहीं हुआ। इसमें अगर अब अपन को क्या निकालना होता कि भाई कॉमन रूट क्या होगा, तो k की वैल्यू -2 रख के इनको सॉल्व कर लो और कॉमन रूट पता लग जाएगा, या फिर अपना वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है उससे सॉल्व कर लो। क्लियर है बच्चों ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3। इफ ax² plus bx plus c is equal to 0 and bx² plus cx plus a is equal to 0। ठीक, ये दो इक्वेशन लिखी हुई हैं और लिखा है हैव अ कॉमन रूट। इफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तो अपन को ए बी सी में क्या करना है, रिलेशन निकालनी है। ठीक है ना। अब देखो कंपटीशन के हिसाब से अगर इसको ध्यान से देखो, तो x इक्वल टू 1 रखने पर ये एक्सप्रेशन भी बनेगा a प्लस बी प्लस सी, और ये एक्सप्रेशन भी बनेगा a प्लस बी प्लस सी। तो साफ पता लग गया कि x इक्वल टू 1 जो है वो इसका कॉमन रूट है, क्योंकि x इक्वल टू 1 रखने पर दोनों एक्सप्रेशन जो है सेम हो जा रहे हैं, है ना। तो कंपटीशन के हिसाब से तो समझ में आ गया x इक्वल टू 1 जो है वो इसका कॉमन रूट होगा। अब बाई चांस किसी को नहीं चमका, नहीं क्लिक किया, तो फिर अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो अब इसके अंदर क्या है, x² को एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। मतलब देखो अभी इसमें क्या है, x² कोफिशिएंट अलग अलग है। अभी जो दो क्वेश्चन किए थे उसमें सेम था तो डायरेक्ट माइनस कर दिया था, लेकिन अभी यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए अब अपन इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। चलो, है ना। करने को तो ये भी कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में b का मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन में a का मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद x² के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, देन उसको एलिमिनेट कर लो और अल्फा की वैल्यू निकाल लो। इसमें चलो अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लेते हैं, उसको पढ़ा है तो उसको भी तो यूज करके देखें अपन। तो इसमें भी वही कि लेट x इक्वल टू अल्फा जो है इज अ कॉमन रूट, इज अ कॉमन रूट। x इक्वल टू अल्फा जो है वो अपन ने मान लिया क्या, कि ये कॉमन रूट होगा। ठीक है कि नहीं है। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, a² प्लस बी अल्फा प्लस का c बराबर 0। दूसरी इक्वेशन b² प्लस का c अल्फा प्लस a बराबर 0। ये अपने पास इक्वेशन बन गई। अब इसमें अपन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, तो क्या आएगा, देखो α² होल डिवाइडेड बाय, इसको छुपा लिया, ab माइनस का c², दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन, इसको छुपाया a² माइनस का क्या, bc, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको छुपाया अपन ने, तो क्या आएगा अपने पास, ac माइनस का b²। क्लियर है ये चीज। अब देखो यार यहाँ से कुछ काम बनता तो दिख नहीं रहा, इससे मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना।
इसमें अपन क्या करेंगे, देखो इन दोनों को इक्वल रखेंगे अगर, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को इक्वल रखा, इन दोनों को, तो क्या है, इस माइनस को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये आएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस का बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी यहाँ पहुंचाया, और नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए सी। क्लियर है ये चीज, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई जब इन दोनों को इक्वल रखा, और इन दोनों को अपन अगर इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास सी स्क्वायर, तो यहाँ से यार मुझे काम बनता दिख नहीं रहा, तो अब इसमें अपन कोई दूसरा मेथड लगाते हैं, यहाँ से मतलब आएगा तो निकल कर, लेकिन थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें अपन चलो कोई दूसरा मेथड लगाते हैं, तो वही x इक्वल टू अल्फा जो है वो कॉमन रूट है, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस का b अल्फा प्लस c बराबर 0, और यहाँ पर b अल्फा स्क्वायर प्लस का c अल्फा प्लस का a बराबर 0। अगर अपन इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करते b का, और इस इक्वेशन में करते a का, तो यहाँ पर आएगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस बी सी, और यहाँ पे आएगा ए सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक, चलो करके देखते हैं, हो सकता है लंबी कैलकुलेशन हो रही हो। तो अगर ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए बी अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा प्लस का बी सी इक्वल टू 0, और यहां से अपने पास आएगा ए बी अल्फा स्क्वायर प्लस का ए सी अल्फा प्लस का ए स्क्वायर बराबर 0, माइनस कर दिया तो यहां से भी वही आ रहा है अपने पास, मतलब कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी शायद लेंदी होगी। तो अपने पास आ गया ये बी स्क्वायर माइनस का ए सी टाइम्स अल्फा प्लस बी सी माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू कितना 0। तो यहां से अपन अल्फा की वैल्यू अगर निकालें तो अल्फा की वैल्यू आएगी अपने पास, देखो इस टर्म को अपन उधर शिफ्ट कर देंगे, तो बी सी माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी सी, ए स्क्वायर माइनस का बी सी होल डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर माइनस का ए सी, बी स्क्वायर माइनस का ए सी। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ये अल्फा कॉमन रूट आ गया तो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे अपन सेटिस्फाई करा देते हैं, तो पुट अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको अगर अपन पहली इक्वेशन माने तो इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं, तो क्या आएगा अपने पास a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस का ए सी, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस का बी सी होल अपॉन बी स्क्वायर माइनस का ए सी प्लस सी बराबर 0। क्लियर है। अब यार ये तो बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो गई है ना, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो a पे पावर 4 आएगा, देन उसके बाद a से और मल्टीप्लाई करेंगे तो a पे पावर 5 आएगा, ये तो यार बड़ी ऊटपटांग कैलकुलेशन हो रही है। देखें एक बार क्वेश्चन तो सही है अपना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए हैव अ कॉमन रूट, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ये तो अपने पास सही है, क्वेश्चन तो सही है। द इक्वेशन दिस, और देखो हिट एंड ट्रायल से पता भी लग रहा है कि x इक्वल टू 1 जो है वो इसका कॉमन रूट है, मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए थी, 1 के इक्वल, इसकी वैल्यू अपने पास 1 के इक्वल आनी चाहिए थी। तो चलो अपन ऐसे ही करते हैं, इतनी लंबी कैलकुलेशन में ना जाए, कि अपन माने कि बाय एनालिसिस x इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट, देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। सॉल्यूशन अभी इसका थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है। बाय एनालिसिस क्या लिख सकते हैं अपन, बाय एनालिसिस x इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट, क्योंकि देखो स्कूल में तो तुम्हारे पास पूछा नहीं जाएगा ये, है ना, आएगा तो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, तो अपन को ऑब्जेक्टिव में सॉल्व तो वैसे भी नहीं करना, अपन को ऑब्जेक्टिव में क्या करना होता है, टाइम बचाना है। तो अपन को एनालिसिस से पता लग रहा है कि x इक्वल टू 1 जो है वो इसका कॉमन रूट है, क्योंकि दोनों इक्वेशन में सेम एक्सप्रेशन आ रहा है। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी प्लस
सी, ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। तो ये अपने पास एबीसी में क्या हो गई? रिलेशन निकल के आ गई। क्लियर है बच्चों? है ना? इसका कोई सॉल्यूशन होगा तो मैं वो आपको पीडीएफ उसका प्रोवाइड करा दूंगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे एक लाइन का बाय एनालिसिस, ये सब कुछ नहीं लिखना है, बाय एनालिसिस x इक्वल टू 1 जो है इसका रूट है, तो अपन इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी टाइप का क्वेश्चन है क्या? if the equation x square plus ax plus b equal to 0 and x square plus bx plus a, this is equal to 0, have a common root, then find the value of a plus b, अगर इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है तो अपन को a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब वैसे तो इसमें भी अपन को एनालिसिस से, ऑब्जेक्टिव में होता तो 1 सेकंड में ढेर कर देते इसको। x इक्वल टू 1 रखने पे 1 प्लस a प्लस बी आ रहा है और यहाँ भी 1 प्लस बी प्लस ए, मतलब सेम एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये पता लग गया x इक्वल टू 1 इसका कॉमन रूट है, तो अपने पास 1 प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0, देन a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? -1 आ जाएगी। अब लेकिन अपन इसमें चलो वैसे ही करते हैं जो मेथड पढ़ा है अपन ने, x इक्वल टू अल्फा कॉमन रूट मान लिया, तो क्या आएगा अपने पास? अल्फा स्क्वायर प्लस का a अल्फा प्लस का b इज इक्वल टू 0। यहाँ आएगा अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस का b अल्फा प्लस का a, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है तो डायरेक्टली अपन माइनस कर दें, तो माइनस माइनस माइनस, ठीक, ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया यहाँ पे? a माइनस बी या a अल्फा माइनस बी अल्फा आएगा, अल्फा कॉमन, तो a माइनस बी टाइम्स अल्फा प्लस b माइनस a, दिस इज इक्वल टू कितना? 0। इसको वहां ले गए तो क्या आ जाएगा अपने पास? a माइनस बी अल्फा, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी। अब a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल कर दिया तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 1। और यही अपने पास एनालिसिस से हिट एंड ट्रायल से आ रही थी कि अपन को देखकर पता लग रहा था कि x इक्वल टू 1 जो है वो इसका कॉमन रूट होगा। अब यहाँ पे देखो अपना निकल के भी आ गया। लास्ट वाले क्वेश्चन में हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो रही हो, लेकिन यहाँ पे अपन को पास सिंपल तरीके से निकल के आ गया। तो अल्फा इक्वल टू 1 जब इसका कॉमन रूट है तो सेटिस्फाई करा दो, देयरफॉर क्या आएगा? 1 प्लस बी प्लस ए, दिस इज इक्वल टू कितना? 0। तो अपने पास a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? -1। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई मेंस में भी पूछा गया है और जेई मेंस में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है ना? ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सी कैसे नंबर है? अपने पास रियल नंबर है, एंड इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0, एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0, हैव अ कॉमन रूट, ठीक, देन फाइंड a is to b is to c। ये अपन को रेशो निकालना है a is to b is to c। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ लें। abc जो है वो कैसे नंबर है? रियल नंबर है, और ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इसके क्या है अपने पास? कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट। क्या लिखा हुआ है? हैव अ कॉमन रूट। तो इस लैंग्वेज से अपन को क्या समझ में आ रहा है कि दोनों इक्वेशन का एक रूट जो है वो कॉमन होगा। आ रही है बात समझ में? दोनों इक्वेशन का जो है वो एक रूट कॉमन होगा। अब इसको पढ़ के बच्चे क्या करते हैं? वही कॉमन रूट की कंडीशन लगाते हैं, है ना, और उससे एबीसी की वैल्यू निकल के नहीं आ पाती। अब इसके अंदर देखो,
इसमें कितना प्यारा कंसेप्ट यूज हो रहा है। देखो एक इक्वेशन तो अपन को दे रखी है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, इसके डिस्क्रिमिनेंट को क्या बोल देता हूं d1, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4ac मतलब कितना 12, तो ये कितना आ गया अपने पास माइनस का 8, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, नेगेटिव आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देयरफॉर रूट्स, अब जब डिस्क्रिमिनेंट किसी का नेगेटिव आ जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। देन रूट्स विल बी इमेजिनरी। रूट्स कैसे आएंगे अपने पास, इमेजिनरी आएंगे। अब देखो इमेजिनरी रूट्स जो आते हैं वो अपन ने पढ़ा हुआ है शायद सेकंड लेक्चर में, जो इमेजिनरी रूट्स आते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। मतलब अगर एक रूट इसका अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो इसका भाई मतलब अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसके संग आएगा। तो एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट क्या होगा इसका, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ये चीज अपन ने पढ़ रखी है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसके कोफिशिएंट रियल हैं उसका अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो उस इक्वेशन के रूट्स हमेशा इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो एक रूट आ गया अल्फा प्लस आयोटा बीटा और एक रूट आ गया अल्फा माइनस आयोटा बीटा। चलो भाई यहां तक तो ठीक है। अब क्या करें, नाउ अब दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। और इसमें भी देखो ए बी और सी ये कैसे हैं अपने पास, रियल नंबर है। ये कैसे नंबर है अपने पास, रियल नंबर है। अब बोला क्या गया था कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हैव अ कॉमन रूट, है ना, कि इनका एक कॉमन रूट है। चलो भाई अपन मान लेते हैं कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका एक कॉमन रूट होगा, है ना, इन दोनों में से कोई एक रूट इसका भी होगा ना जब कॉमन रूट बोल रहा है। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा जो है वो मान लिया कॉमन रूट है। अब इस इक्वेशन में जब अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका एक रूट है तो 101% इसका भाई अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी तो इसका रूट होगा, क्योंकि जो इमेजिनरी रूट आते हैं वो कभी भी सिंगल तो आते नहीं है, वो हमेशा अपने भाई बंधु के संग आते हैं। तो एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट 100% क्या आएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। और ऐसा भी क्यों, क्योंकि एबीसी अपने पास कैसे दे रखे हैं, रियल। ये इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो इसी के लिए दे रखी है। अगर मान लो एबीसी अपन को रियल नहीं दे रखे होते तो फिर यह कंडीशन नहीं बोल सकते थे अपन कि भाई एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। ये कब होता है, जब एबीसी अपने पास कैसे हो, रियल नंबर हो। ये चीज आई थिंक आपको बता चुके हैं हम, है ना। अगर एबीसी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो कुछ नहीं बोल सकते अपन। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो चलो अपन ने देख लिया कि भाई अगर ये इसका एक रूट होगा तो ये भी इसका रूट आएगा, मतलब यार दोनों ही रूट कॉमन हो रहे हैं। दोनों ही रूट कैसे हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। बोले नहीं सर फिर ये नहीं करो, अपन तो क्या करते हैं, अल्फा माइनस आयोटा बीटा इसका कॉमन रूट मानते हैं। ये वाला कॉमन रूट नहीं, ये वाला कॉमन रूट मानते हैं। तो मान लो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अल्फा माइनस आयोटा बीटा इसका कॉमन रूट होगा तो ये भी तो अपने भाई को लेकर आएगा, मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा जो है वो भी इसका क्या होगा, कॉमन रूट होगा। अल्फा प्लस आयोटा बीटा भी क्या आएगा, इसका कॉमन रूट आएगा। क्लियर है ये चीज। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि दोनों इक्वेशन के एक कॉमन रूट नहीं हो सकता, दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट नहीं हो सकता। या तो दोनों के दोनों ही रूट कॉमन होंगे या फिर एक भी नहीं होगा। अब जब उसने लिखा था कि हैव अ कॉमन रूट तो अपन मानते हैं कि अब ये दोनों ही रूट कैसे होंगे, कॉमन होंगे। अब जब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन हैं, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स कॉमन हैं, तो उसके लिए अपन ने मैथमेटिकल कंडीशन क्या पढ़ी है, a1 अपॉन a2 दिस इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 दिस इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही कंडीशन पढ़ी है। तो देखो क्या आएगा, a अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू b अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू c अपॉन 3। क्लियर है ये चीज। तो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि क्या रेशियो आया भैया, a इज टू b इज टू c दिस इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3। क्लियर है ये चीज। तो ये क्वेश्चन अपने पास मेंस में पूछा जा चुका है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है।
इसी पर बेस्ड अपन ऐसे और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे अपन और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलो मैं इसी क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से पूछता हूं। मैंने लिखा एबीसी जो है वो नेचुरल नंबर है, एबीसी जो है वो नेचुरल नंबर है, और इस इक्वेशन का, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इस इक्वेशन का हैव अ कॉमन रूट। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए इसको। अब इस इक्वेशन का कॉमन रूट है, तब वो बोल रहा है देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इसको रब कर दें जरा, मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस 2b प्लस 4c। अगर अपने पास abc नेचुरल नंबर है और इन दोनों इक्वेशन का हैव अ कॉमन रूट, ठीक है, वही कंडीशन दे रखी है, तब अपन को a प्लस 2b प्लस 4c की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्लियर? अब देखो इसमें भी सेम वही चीज हो रही है। इस इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालो, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 9, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 27, नेगेटिव आ रहा है ये, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब यहाँ पर एबीसी जो है वो कैसे हैं अपने पास, नेचुरल नंबर, तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी तो रियल ही होते हैं, तो जब एबीसी अपने पास कैसे है, नेचुरल नंबर, तो अब अपन क्या बोलेंगे कि अगर इसका एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो 100% दूसरा रूट क्या आएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, मतलब दोनों के ही या तो दोनों रूट कॉमन होंगे या फिर एक भी रूट कॉमन नहीं होगा। अब जब अपन मान लेते हैं कि चलो इसके दोनों रूट कॉमन है, तो क्या कंडीशन आएगी कि a अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू b अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू c अपॉन 9। क्लियर है ये चीज, ये कंडीशन निकल के आएगी, ये अपने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। अब अपन को एक्चुअली करना क्या है कि a प्लस 2b प्लस 4c की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो चलो इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन एक नंबर n के इक्वल मान लेते हैं। इसको अपन ने क्या करा, या अपन चलो इसको स्मॉल n के इक्वल मान लेते हैं, लेट इट इज इक्वल टू स्मॉल n। अब a अपॉन 1 को n के इक्वल रखोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी n, b की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 3n, और c की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 9n। क्लियर है यहाँ तक, है ना, abc की वैल्यू किसके टर्म्स में निकल के आ गई अपने पास, n के टर्म्स में। और देखो यहाँ पर भी जब a b c नेचुरल नंबर है तो n भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अपन n की वैल्यू अगर 3/5 ले लेंगे तो a कितना आ गया 3/5, b आ गया 9/5, तो मतलब फ्रैक्शन में आ गए। तो अपने को जब abc को नेचुरल नंबर रखना है तो इस n को भी क्या रखना पड़ेगा, नेचुरल नंबर। नाउ अब a प्लस 2b प्लस 4c इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी अपन को, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। अब a की जगह तो क्या रखा जाएगा n प्लस 2b, तो 2b कितना आ जाएगा 6n प्लस 4c, तो c कितना है 9n, तो ये आ जाएगा 36n। क्लियर, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। अब 36 प्लस 6 42 प्लस 1 43n। क्लियर, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखो n जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब स्मॉल n की वैल्यू अपन कहां से रखना स्टार्ट करेंगे, 1 से, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगी 43, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 86, 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 129, मतलब बढ़ती चली जा रही है। तो फॉर मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए अपने पास, स्मॉल n की वैल्यू 1, तो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि a प्लस 2b प्लस 4c इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अपने पास 43। क्लियर है ये चीज, तो सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है ना। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा।
और ये स्कूल के मतलब का नहीं है, ये सिर्फ अपने पास कंपटीशन के मतलब का है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। तो आई थिंक आपको कॉमन रूट वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, है ना, और उसको आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट हो तो। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं किस पर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या अंतर है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैंने दिस इज इक्वल टू 0 लिख दिया, मतलब दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन आ जाए, तो ये क्या बन जाती है अपने पास इक्वेशन। इक्वल टू 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल का साइन आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इक्वेशन। तो ये जो अभी अपन ने लिखी है इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब है हमें सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसकी जानकारी लेनी है, मतलब इसी के बारे में स्टडी करनी है, इसी के बारे में पढ़ना है। ये इक्वल टू 0 से हमें कोई मतलब नहीं है। अरे बस समझ में, इक्वल टू 0 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो इस एक्सप्रेशन को अपन किसके इक्वल मान लेते हैं, y के इक्वल मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसकी अपन को स्टडी करनी है, इसकी अपन को एनालिसिस करनी है। अब कुछ चीजें हैं जो अभी हाल फिलहाल तो आपको समझ में नहीं आएंगी, ये चीज अपन 11th में आगे पढ़ेंगे, है ना। फिजिक्स के कुछ टीचर जो स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं मैथमेटिकल टूल, उसमें वो बता देते हैं पैराबोला एक चीज होती है। जैसे आप लोग सर्कल के बारे में जानते हैं कि ये अपन ने एक सर्कल बनाया, ठीक है ना, ये अपन ने क्या करा, सर्कल बनाया। कुछ लोगों ने जैसे अगर 10th में ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ रखा है, पता नहीं है आता है या नहीं आता, तो उसमें जैसे इलिप्टिकल पाथ पढ़ते हैं अपन, है ना, तो इसको अपन इलिप्स बोलते हैं। ऐसा ही अपने पास 11th में एक डायग्राम आएगा, एक कर्व आएगा जिसको अपन बोलते हैं पैराबोला, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये आप 11th में 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। कोनिक सेक्शन नाम का एक चैप्टर है, उसमें अपन को 3 कर्व पढ़ने होते हैं, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है ना। अब क्या है कि पैराबोला, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं इसके बारे में, डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत जितना काम का चीज है बस उतना ही पढ़ेंगे। पैराबोला क्लियर है, ये चीज 2D जब स्टार्ट करेंगे तब अपने पास डिटेल में ये आएगा। पैराबोला जो है, अब इसकी फोटो कैसी होती है पहले तो वो देखो कैसा दिखता है भैया ये। तो ये अपन ने एक फिगर बनाया, ये डायग्राम बनाया, ये क्या है अपने पास, पैराबोला। ये पैराबोला की फोटो है। अब पैराबोला जो होते हैं वो 4 टाइप के हो सकते हैं। एक जैसे अपन ने ये पैराबोला बनाया है, और एक अपने पास इस टाइप का भी पैराबोला हो सकता है। इसमें एक्चुअली ये जो जा रहा है ऊपर, ये कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाके ये एंड हो गया, ये कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक। सिमिलरली ये पैराबोला नीचे जा रहा है, अब नीचे कहां तक जा सकता है अपने पास, माइनस इन्फिनिटी तक। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो इसको अपन बोलते हैं ओपनिंग, ओपनिंग अप, है ना, या फिर इसको बोला जाता है अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। और ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ये क्या है, ओपनिंग डाउन, तो इसको बोला जाता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड
पैराबोला। क्लियर है ये चीज? अगर ऊपर की तरफ खुल रहा है तो अपवर्ड पैराबोला और नीचे की तरफ खुल रहा है तो डाउनवर्ड पैराबोला। जो अपवर्ड पैराबोला है, ये जो पैराबोला बनाया है, इसकी इक्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? y इज इक्वल टू, या अपन ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4ay। ठीक है ना? या अभी चलो आप 4a भी नहीं लिखो, 4y, इस फॉर्म में होती है। और ये जो डाउनवर्ड बनाया है इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y। क्लियर है ये चीज? अब इसमें देखो क्या है, x पे पावर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और y पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो जब x पे हाईएस्ट पावर कितनी हो 2 और y पे 1, तो ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा या ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है ना? दो और होते हैं, उसको अपन डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो अपने काम के नहीं है, आप कंफ्यूजर हो जाओगे। ओपनिंग राइट भी होता है, ओपनिंग लेफ्ट भी होता है, लेकिन उसमें को अपन को डिस्कस नहीं करना। अपन को सिर्फ ये डिस्कस करना है x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, y की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें x पे हाईएस्ट पावर 2 हो और y पे हाईएस्ट पावर 1 हो, वो अपने पास कैसा ग्राफ बनेगा? पैराबोला। और पैराबोला में भी कौन सा बनेगा अपने पास? अपवर्ड पैराबोला या फिर डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है ये चीज? तो देखो अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें x पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और y पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1। इसका मतलब ये पैराबोला बनेगा। अब ये पैराबोला भी कौन सा बनेगा? अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि अपवर्ड बनाना है सर कि डाउनवर्ड बनाना है ना? ये कैसे डिसाइड होगा इक्वेशन को देखकर? तो यहाँ पर आप देखो, यहां से अगर y की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी? 1/4 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ 4 क्यों लिखा हुआ है, ये 4 क्या है? तो ये सब छोड़ो, कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन में देखो तो y की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? माइनस का 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है ना? और यहाँ पर अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव। क्लियर है ये चीज? तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तब अपने पास कैसा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। और जब अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो कैसा बनेगा अपने पास? डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये पहली इंफॉर्मेशन है जो अभी आपको याद रखनी है। क्या? यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो वो कैसा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। और यदि अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो कैसा पैराबोला बनेगा अपने पास? डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक। अब अपने पास जो एक्सप्रेशन लिखा है इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? ए है। तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई इफ ए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, देन इट रिप्रेजेंट अपवर्ड, ये साथ साथ आप लिखते चलें, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक। और इफ ए लेस देन 0 देन इट रिप्रेजेंट डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है यहां तक? है ना? ये दो पॉइंट है अपने पास, स्टार लगा लीजिए दोनों पे। अगर ए अपने पास पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला और ए अगर अपने पास नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। यहां तक तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब इसके अंदर एक दो टर्म और हैं। एक होता है वर्टेक्स, एक टर्म आती है वर्टेक्स। इसको भी अपन डिटेल में तो कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे, है ना? अभी उतनी चीज बता देता हूं जिससे आपका काम बन जाए। ठीक है ना? वर्टेक्स। अब भाई वर्टेक्स क्या होता है? किसी भी पैराबोला में जैसे मान लो यहां पर अपन ने एक कॉइन छोड़ दिया, ठीक है नहीं? यहां पर एक कॉइन छोड़ दिया। अब ये कॉइन जो है नीचे ऐसे ढरकता हुआ आ जाएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है ना? ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये तो आपको बस काम चलाओ डेफिनेशन है ना? या आप ऐसे याद रख लो, अगर अपवर्ड पैराबोला है तो ये जो अपने पास सबसे नीचे वाला पॉइंट है, सबसे नीचे वाला,
इसको बोलते हैं वर्टेक्स। सिमिलरली अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये जो सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे अपन, वर्टेक्स। क्या होता है, इसके पहले अगर आप कर्व को देखो तो क्या हो रहा है, कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, और इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर वो नीचे आने लगा। ठीक है कि नहीं, मतलब नेचर चेंज हो गया, पहले ऊपर आ रहा था फिर नीचे आने लगा। यहाँ पे भी देखो नेचर चेंज हो रहा होगा, इस पॉइंट के पहले ये नीचे आ रहा था और फिर ऊपर चला गया। क्लियर है ये चीज, तो ये हो गया अपने पास क्या, वर्टेक्स। तो किसी भी पैराबोला में जो सबसे नीचे वाला पॉइंट या सबसे ऊपर वाला, वो किस पे डिपेंड करेगा, अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड है, वो कहलाता है अपने पास वर्टेक्स। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया, तब अपन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की राम कहानी आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक आपने ये सब तो लिख ही लिया होगा। अब देखिए अपन पहला केस कंसीडर करते हैं क्या, कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a अपने पास कैसा है, पॉजिटिव। अब भाई ये पढ़ चुके हैं, a अगर पॉजिटिव है तो अपने पास कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अब अपन अपवर्ड पैराबोला का डायग्राम बनाते हैं। अब देखो अपवर्ड पैराबोला जो है इसके भी अपने पास 3 केस हो सकते हैं। अपवर्ड पैराबोला के भी अपने पास 3 केस हो सकते हैं। कैसे 3 केस बनेंगे वो देखिए, कैसे 3 केस बनेंगे। मान लो ऐसा अपवर्ड पैराबोला बने जो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक, एक पॉइंट ये हो गया, एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। एक अपने पास ऐसा पैराबोला बन सकता है जो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ये जो पॉइंट है उस पर टच कर रहा है। क्लियर है ये चीज। और एक अपने पास ये कंडीशन हो सकती है कि पैराबोला जो है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर हो, मतलब टच भी ना करे और कट भी ना करे, एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर। अपन को क्या बनाना है, अपवर्ड पैराबोला ही बनाना है, क्योंकि अपन ने केस क्या कंसीडर किया है, ए ग्रेटर देन 0। अब भाई ये क्या केस है कि सर ये क्या बता दिया आपने कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, टच कर रहा है, एक्स एक्सिस का क्या रोल है, तो अब इसको समझो। इन जनरल मैथमेटिक्स में, इन जनरल मैथमेटिक्स में अगर अपन ने y इज इक्वल टू एफ एक्स का क्या करा, ग्राफ बनाया, y इक्वल टू एफ एक्स का क्या करा, ग्राफ बनाया, मान लो इस टाइप का ग्राफ बन गया। क्लियर है ये चीज। अब ये जो पॉइंट है जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये जो है पॉइंट क्या, जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि ये क्या बताते हैं अपन को, एफ एक्स बराबर 0 के रूट्स। क्या बता रहे हैं, एफ एक्स बराबर 0 के रूट्स। क्यों बता रहे हैं रूट्स, देखो जैसे अपने पास ये जो पॉइंट है यहां पर y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा क्योंकि x एक्सिस पर है, x कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं, तो x कोऑर्डिनेट अपन ने क्या मान लिया, अल्फा। ठीक है ना, ऐसे बाकी पॉइंट्स के लिए भी होगा। अब जब ये पॉइंट अपने पास इस कर्व पर है तो इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो अपन ने मान लो y की जगह तो रखा 0 और x की जगह रखा अपन ने अल्फा। क्लियर है, तो यहां पर अपन को क्या दिख रहा है कि x की वैल्यू अल्फा रखने पर ये जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन क्या है, मतलब आप ऐसा समझ लो x का कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है ना, x की वैल्यू अल्फा रखने पर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो यदि x की कुछ वैल्यू रखने पर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए तो उस को क्या बोलेंगे अपन, रूट तो बोलेंगे। तो x इक्वल टू अल्फा इसका रूट हो गया। अब मान लो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है बीटा कॉमा 0, अब बीटा कॉमा 0 है तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो f बीटा बराबर 0, मतलब एक्सप्रेशन में बीटा रखने पर भी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो x इक्वल टू बीटा भी उसका रूट हो गया। आ रही है बात समझ में आपको। तो इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर मैथमेटिक्स में अपन ने कोई कर्व बनाया, वो कर्व, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करेगा वो पॉइंट एफ एक्स बराबर 0 के क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। क्लियर है ये चीज। अब आप देखो यहां जो अपन ने पैराबोला बनाया है ये एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आप क्या समझोगे इससे, एक क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को भाई दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है।
तो अपन क्या बोलेंगे कि सर इस आपके हिसाब से तो फिर इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, बिल्कुल सही। इसके कितने रूट्स आएंगे अपने पास, 2 रूट आएंगे, मतलब मान लो एक रूट हो गया अल्फा, तो इसके कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 0 और इसके कोऑर्डिनेट बीटा कॉमा 0। एक रूट है अल्फा और एक रूट क्या है इसका, बीटा। सर फिर उस हिसाब से यहाँ क्या होगा अपने पास, तो यहाँ देखो कि कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है। अब टच तो सिर्फ एक पॉइंट पे होता है, टच जो होता है वो एक पॉइंट पे होता है, तो सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक रूट होगा। अब देखो ऐसा तो होता नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, रियल रूट्स की। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, रियल रूट। रूट होने का मतलब वो रियल रूट है, इमेजिनरी नहीं है। यहाँ पे अपने पास अल्फा और बीटा 2 वैल्यू आ गई, तो ये कैसे हैं, रियल रूट, क्योंकि ये जो अपने पास एक्सिस है वो रियल एक्सिस है या नहीं है ना, ये रियल एक्सिस है, अपन इस पे रियल पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। ऐसे ही अगर ये टच कर रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, सर इसका एक ही रियल रूट होगा। नहीं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या तो दोनों ही रूट रियल होंगे या फिर एक भी रूट रियल नहीं होगा, या तो दोनों ही रूट रियल होंगे या एक भी रियल रूट नहीं होगा। इसके लिए भी फर्दर कंडीशन है क्या, कि एबीसी खुद रियल होने चाहिए। ये जो अपन पूरी स्टडी कर रहे हैं वो उसमें क्या मान के चल रहे हैं कि जो एबीसी हैं वो खुद कैसे नंबर होने चाहिए, रियल। अगर किसी क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट रियल हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या तो दोनों ही रूट रियल आएंगे या दोनों ही इमेजिनरी आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि एक रियल आ जाए और एक इमेजिनरी आ जाए। खुद ही सोचो, अगर एक इमेजिनरी रूट आ गया तो 100% उसका भाई बंधु भी साथ में आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। अरे बात समझ में, तो अपने पास एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ गया तो ये दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा आएगा, और फिर तीसरा रूट आप बोल रहे हो रियल है, तो एक क्वाड्रेटिक के 3 रूट तो होंगे नहीं, होंगे कितने, 2 होंगे। इसलिए क्वाड्रेटिक के या तो दोनों रूट रियल होंगे या दोनों ही इमेजिनरी होंगे। कब, जब एबीसी अपने पास कैसे हैं, रियल हैं। एबीसी अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ऐसा हो भी सकता है कि एक रूट रियल आ जाए और एक इमेजिनरी आ जाए, तो ऐसा हो सकता है ना, लेकिन अगर ये रियल है तो ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट पे टच हो रहा है तो सर एक ही रियल रूट है, नहीं, अपने पास 2 रियल रूट हैं लेकिन दोनों क्या है, रिपीटेड रूट है। रिपीटेड रूट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपने एक इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 3, और यहाँ पर भी कितनी आएगी, 3। तो इसका मतलब इसके दोनों ही रूट क्या आ गए, 3,3। तो जब सेम रूट आ जाए उसको क्या बोलते हैं अपन, रिपीटेड रूट। क्लियर है ये चीज। तो इस वाले केस में अपने पास 2 ही रूट होंगे लेकिन दोनों कैसे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल टू अल्फा जो है वो इसका रिपीटेड रूट होगा, है ना। इस वाले केस में देखते हैं कि भाई इस वाले केस में तो जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा। अब भाई जब कट भी नहीं कर रहा, टच भी नहीं कर रहा, मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। क्लियर है, और ये सब तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अभी बताएंगे क्यों। तो इसमें क्या होगा, नो रियल रूट, इसका कोई भी रूट रियल नहीं होगा, है ना। तो अपन ने ग्राफ देखकर ये पता लगा लिया कि किस इक्वेशन का रियल रूट आएंगे और किस इक्वेशन के रियल रूट नहीं आएंगे। और रियल रूट में भी रिपीटेड रूट होगा, है ना, या फिर नॉन रिपीटेड रूट होगा। जैसे इसमें रिपीट नहीं हो रहे, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें रियल एंड इक्वल लिखना हो तो यहाँ पे लिख लेना। इस वाले केस में रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक। और इस वाले केस में क्या होंगे, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर। अब इन्हीं के हिसाब से क्या अपन डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बता सकते हैं इन ग्राफ को देखकर। तो देखो, जब इस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स आ रहे हैं, 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, तो ऐसा अपने पास कब होता था, ऐसा अपने पास कब होता था कि रूट्स रियल भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। वो तब होता था जब अपने पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कैसा आए, पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज। तो इस वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, पॉजिटिव। जो सेकंड केस है इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा भाई, रूट्स हैं रियल एंड इक्वल। तो रियल और इक्वल तो तब आते थे जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता था, 0 के इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, 0 के इक्वल। आ रही है बात समझ में।
और ये जो अपने पास तीसरा वाला केस है, इसमें तो कोई रियल रूट नहीं है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स कब नहीं आते, जब डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो, नेगेटिव। क्लियर है ये चीज? इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे। अभी से वो अपन देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो अपन ने ग्राफ देखकर इनके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में लिख दिया। आ रही है बात समझ में? अब आप देखो, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है। मतलब क्या हुआ, जब अपन x की वैल्यू रखेंगे तो अपन को y की वैल्यू मिलेगी, यही मतलब हुआ या नहीं? मान लो अपन ने x की वैल्यू 1 रखी है ना, जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक लिखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ठीक। अब इसमें अपन x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 6 कितना आएगा, 7, 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो x की कुछ रखने पर y की कुछ वैल्यू आएगी। अब देखो 1 रखने पर वैल्यू कैसी आ रही है, 2, मतलब पॉजिटिव आ रही है। अगर इसमें मैं x की जगह अगर मान लो रखता हूं 5/2, इसकी जगह क्या रखता हूं, 5/2, तो 5/2 रखने पे आप देखना वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। 5/2 रखने पर वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। आप रख के चेक कर लेना। अब क्वाड्रेटिक की वैल्यू देखो मतलब y की वैल्यू कभी पॉजिटिव भी हो रही है, कभी नेगेटिव भी हो रही है। तो सर कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, हमें ये कैसे पता लगेगा, कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, ये हमें कैसे पता लगेगा? अब भाई ये कैसे देखें, ग्राफ में कैसे देखते हैं इस चीज को? तो देखो, अपन को पता है एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो y पॉजिटिव होगा, और एक्स एक्सिस के नीचे जो है वो y कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है y पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे y कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर है ये चीज? अब आप देखो, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, इस पे नंबर लाइन, नंबर कहां से कहां तक रख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इनमें भी यही होगा, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। और ये पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन, मतलब 0,0। ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, ओरिजिन, 0,0। अब आप इस डायग्राम को देखो और इसमें देखकर ये बताओ कि x की वैल्यू किस इंटरवल में लें कि ग्राफ जो है x एक्सिस के ऊपर हो। इंटरवल का मतलब देखो क्या हुआ, एक इंटरवल है x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से x इक्वल टू अल्फा, एक इंटरवल है x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा, एक इंटरवल है x इक्वल टू अल्फा से लेकर x इक्वल टू बीटा, x इक्वल टू अल्फा से लेकर x इक्वल टू बीटा, और एक इंटरवल है बीटा से लेकर इन्फिनिटी। ये जीरो हटा ही देते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये अल्फा। तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, अल्फा से बीटा, और बीटा से कहां तक, इन्फिनिटी। तो इन इंटरवल में अपन को देखना है कि कहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है और कहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अपन को देखना है माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, इसको अपन ने छुपा लिया, इसको अपन ने छुपा लिया। अब आपको दिख रहा होगा कि जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा के बीच में है तो ग्राफ जो है वो x एक्सिस के क्या है, ऊपर है। मतलब क्या हुआ कि सर जब हम x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा के बीच में कुछ भी ले लें तो वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। बिल्कुल सही है ये, आ रही बात समझ में? अगर x की वैल्यू अपन माइनस इन्फिनिटी से क्या ले लें, अल्फा के बीच में ले लें, तो वैल्यू कैसी आएगी अपने पास, पॉजिटिव आएगी। तो ये तो बिल्कुल सही समझ गया। अब अल्फा से बीटा के बीच में सर क्या होगा, तो अल्फा से बीटा के बीच के लिए ये दोनों चीजें छिपा ली अपन ने। तो जब x की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में होगी तो ग्राफ आप देख रहे हो x एक्सिस के नीचे है। अब जब ग्राफ x एक्सिस के नीचे है तो इसका मतलब इस इंटरवल में वैल्यू क्या आएगी अपने पास, नेगेटिव आएगी। क्लियर है ये चीज? इस इंटरवल में वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। और जब अपन x की वैल्यू बीटा से लेकर इन्फिनिटी तक लेंगे, बीटा से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक, तो बीटा से इन्फिनिटी में अब इसको छुपा लो तो देख रहे हो कि ग्राफ जो है फिर एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब वैल्यू कैसी आएगी अपने पास, पॉजिटिव आएगी। तो अपन को डायग्राम देखकर क्या पता लगा, क्या पता लगा, पहली चीज y जो है, y, ये किसकी वैल्यू में बात कर रहे हैं अपन, y की। y इज ग्रेटर देन 0, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब y किसके इक्वल है, ये मतलब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी फॉर ऑल। ये किसका साइन होता है, फॉर ऑल। धीरे धीरे आप समझते चले आओगे, अभी आप 11th में आए हो, कुछ कुछ सिंबल सीखोगे। ये किसका साइन है, फॉर ऑल, उल्टा ए बनाते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा यूनियन बीटा से लेकर इन्फिनिटी। ठीक, ब्रैकेट्स के बारे में मैंने अपने इन इक्वेशन के लेक्चर में समझाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि ये सर क्या बिलोंग्स टू लिख दिया, ये कैसे ब्रैकेट आपने लगा दिए। तो ये सारी चीजें अपन ने इन इक्वेशन वाले लेक्चर में डिस्कस करी हुई हैं। तो अपन ने क्या लिखा है कि भाई y की वैल्यू पॉजिटिव होगी जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक हो या फिर बीटा से लेकर इन्फिनिटी तक हो, एंड y की वैल्यू नेगेटिव होगी कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा से लेकर बीटा तक। x की वैल्यू जब क्या लें अपन, अल्फा से बीटा, तो अल्फा से बीटा के बीच में जब अपन वैल्यू लेंगे तब इसकी वैल्यू कैसी आएगी अपने पास, नेगेटिव आएगी। क्लियर है ये चीज। अब इस वाले और अल्फा और बीटा रखने पर तो वैल्यू जीरो हो रही है, क्यों, क्योंकि वो उसके रूट है। x इक्वल टू अल्फा रखोगे तो अल्फा का रूट है तो y कितना हो जाएगा, जीरो, तो इस पर तो बात ही नहीं करनी है अपन को। अब इस वाले केस में देखते हैं, इस वाले केस में क्या हो रहा है। तो इस वाले केस में अगर आप देखो कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे तो कभी है ही नहीं, एक्स एक्सिस के नीचे है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब सर कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, बिल्कुल इसमें कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। ग्राफ जब हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और इस पॉइंट पे मतलब x इक्वल टू अल्फा पे वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। तो अपन इसमें लिखेंगे कि y इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, एक्सेप्ट अल्फा। मतलब अल्फा रखने पर तो वैल्यू जीरो हो रही है, अल्फा को छोड़कर अपन कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू हमेशा कैसी आएगी अपने पास, पॉजिटिव आएगी। क्लियर है ये चीज। और y इज इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू अल्फा, मतलब इस वाले केस में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। इस वाले केस में वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और x इक्वल टू अल्फा बीटा पे जीरो भी हो सकती है। क्लियर है ये चीज। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको क्या दिख रहा होगा कि वैल्यू जो है वो हमेशा कैसी है, हमेशा ग्राफ जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब इस वाले केस में जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के मतलब वैल्यू जो आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर है। तो इस वाले केस के लिए लिखेंगे कि y ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है कि x की सर आप कुछ भी वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। ये y की, x की आप कुछ भी वैल्यू रखो, y की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। आप रख के देखना चाहो ऐसी इक्वेशन में रख के भी देख लेना, है ना। जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है ना। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालें तो डिस्क्रिमिनेंट से क्या पता लगता है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, या टच कर रहा है, या बिल्कुल ही ऊपर है ना। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो b का स्क्वायर मतलब 1 माइनस का 4, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 3। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया अपने पास, नेगेटिव। इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा, है ना, बिल्कुल ही ऊपर बनेगा। अब इसके हिसाब से तो सर आप यही बोल रहे थे ना कि x की अब कुछ भी वैल्यू रखो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो आप रख के देख लो। आप जो वैल्यू रखोगे x की, जो चाहे वैल्यू रख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हमेशा क्या बना रहेगा, पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज, हमेशा कुछ भी वैल्यू रखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर। और ये जो कंडीशन है तीसरी वाली, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रही है आपको बात समझ में, इतनी चीजें आप जरा नोट कर लें। इसमें और भी चीजें हैं पढ़ने की, लेकिन मैं आज आपको एक बार में सारी चीज नहीं बता रहा हूं, नहीं तो सारी दिमाग में जो है हौच पौच हो जाएगी। मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, भले ही इसमें थोड़ा सा एक लेक्चर अपन को ज्यादा लग जाए, लेकिन ये अगर समझ में आ गया तो बहुत काम का कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है ना। तो आई थिंक आपने वीडियो को नोट कर लिया होगा। अब इसमें देखो चीजें पूछी कैसी जाती हैं, बस इसमें थोड़ी सी एक चीज और बताऊं, उसके बाद इस लेक्चर को अपन खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दूंगा,
है ना, उसको आप करके देखना। और नेक्स्ट लेक्चर पे इसमें अपन दूसरा जो केस है a लेस देन 0 वाला, ये होमवर्क के लिए दूंगा और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर पे इसको डिस्कस करेंगे। तो आप देखना कि आपका भी वही है जो आपको समझाया है या कुछ अलग आ रहा है। अगर आपका सेम आ गया जो मैं समझाऊंगा अगले लेक्चर पे, तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, जैसे ये तो अपन ने पढ़ लिया, अपन को क्वेश्चन कभी डायग्राम बना के थोड़ी ना देगा, वो तो क्या करेगा, क्वाड्रेटिक दे देगा, फिर अपन को मैथमेटिकल कंडीशन सोचनी है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस ए इंटू एक्स माइनस का 4 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए। तो अपन को ए की वैल्यू निकालनी है। आ रही है बात समझ में? अब आप इसको ध्यान से देखो, ये लिखा क्या हुआ है। ये तो भाई अपने पास क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक। ये अपने पास क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक हो गई। ये तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको भी। इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, यही तो लिखा हुआ है, दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब एक्स की जगह अपन कुछ भी रखें, ये वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, यही तो लिखा हुआ है ना। तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। अब हमेशा पॉजिटिव है तो आपको ये रटने की जरूरत भी नहीं है, आपको ये रटने की जरूरत भी नहीं है। एक दो चीजें अगर दिमाग में है तो आपको तुरंत ये क्लिक कर जाएगा कि इसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है ना। अब आपने देखा कि यार इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। अब क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर होगा। अब आपने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, तो ये अपन को पता है कि अपवर्ड पैराबोला बनना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपन ने क्या रखा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है मतलब ऊपर बनेगा। अब देखो ऊपर ऐसा बन नहीं सकता क्योंकि इस केस में वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव भी। जब एक्स की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में होगी तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब ये केस नहीं हो सकता। दूसरा केस अपने पास क्या बन सकता है, जो टच करता हुआ बने। भाई ये केस भी नहीं हो सकता, क्यों, इस केस में वैल्यू पॉजिटिव तो रहती है लेकिन साथ ही साथ जीरो भी हो जाती है, मतलब ये केस भी नहीं हो सकता। तो अब अपने पास कौन सा केस बचा, वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए तो अब कौन सा केस बचा, अब अपने पास बचा कि ग्राफ जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। और ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा आएगा अपने पास, नेगेटिव। तो बस अपन कुछ नहीं करेंगे, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको लेस देन 0 रख देंगे। क्लियर है ये चीज? तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर मतलब 2 प्लस ए, वैसे तो माइनस आएगा, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 4ac इज लेस देन 0। क्लियर है ये चीज? अब देखो वैसे तो ये गलत क्वेश्चन हो गया मैथमेटिकली, क्योंकि ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चीजों का एडिशन लेस देन 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब मान लो यही क्वेश्चन बोलता तो अपन आंसर बोल देते नो रियल वैल्यू। अब चलो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो 2 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का 16, दिस शुड बी लेस देन 0। सॉल्व करते हैं इसको, तो ए स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का 4 आएगा और माइनस का 16 है, तो क्या बचेगा, माइनस का 12 इज लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करें तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके, a प्लस 6 इंटू ए माइनस का 2, ठीक है ना, लेस देन 0। देखो मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर प्लस का 4a और माइनस का 12, बिल्कुल सही है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स ए की वैल्यू आएगी -6 से लेकर 2 तक, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने इन इक्वेशन वाले वीडियो में आपको बताई हुई हैं। अगर आपको नहीं आती है तो पहले इन इक्वेशंस पढ़िए, और इन इक्वेशंस का इसमें बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है, लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन करने में इन इक्वेशन का यूज है ना। तो ए की वैल्यू ये निकल के आ गई। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलो आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं, और आपको एक चीज होमवर्क के लिए दे दे रहा हूं कि ए अगर लेस देन 0 है, ए अगर लेस देन 0 है तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी अपने पास बनेंगी, है ना। हिंट दे दे रहा हूं, ए अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब डाउनवर्ड पैराबोला के लिए भी अपने पास 3 केस बनेंगे, क्या क्या, पहला केस जो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पर कट करे, दूसरा केस जो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करे, और तीसरा केस जो एक्स एक्सिस के बिल्कुल नीचे हो।
अब इन तीनों के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट लिखना है और आपको ये पता करना है कि y की वैल्यू या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू x के किस इंटरवल में पॉजिटिव होगी और किस इंटरवल में नेगेटिव होगी। क्लियर है? और नेक्स्ट लेक्चर पे अपन थोड़ा इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी अपन को इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी पढ़नी है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आती है, वो सारी चीजें भी डिस्कस करनी है। क्लियर है बच्चों? तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा, तभी अगला लेक्चर आपको समझ में आएगा, है ना, और इसको करके रखिएगा। चलिए, गुड बाय, टेक केयर।